यही होता है जब हम लोग इंटरनेट पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और इंटरनेट डिजिटल इंडिया है. डिजिटल इंडिया के टाइम पे एवरीबडी इज कनेक्टिंग थ्रू इंटरनेट एंड इफ इट इज गॉन योर कनेक्शन इज लॉस्ट. सो आई एम बैक. क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था, वेयर आई गॉट डिस्ट्रक्टेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आज की वीडियो का. क्या था क्विज के अंदर? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, पहला 14 क्वेश्चन था. द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE आया, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर 86th अमेंडमेंट के थ्रू आया था. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2010 provides a justiciable legal framework for providing free and compulsory education to children to the age group of. एज ग्रुप बनाया कि वहां से वहां तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा. तो वो कौन से बच्चे थे? वो हैं बच्चे हमारे पास 6 to 14 years. 0 to 14 गलती से भी मार्क मत कर देना, 6 to 14 years है, ठीक है. 0 अभी बच्चा पैदा हुआ, उसको कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिल रहा है. ओके, तो आगे पढ़ते हैं. द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE Act 2009 that was enacted in 2010 provides a justiciable legal framework for providing free and compulsory education to children to the age group of 6 to 14. It provides for children's right to an education of an equitable quality based on the principles of equity and non-discrimination as per the Article 21A. तो ये बात याद रखने वाली है कि 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जिससे राइट टू एजुकेशन मिला. किसको? 6 to 14 ईयर के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन. आगे देखते हैं. फैक्ट का क्वेश्चन अगला बड़ा. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था 1773 में, तो गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था. एंड he was the first governor general. His name was Warren Hastings. That's it. Okay, sorry, Warren Hastings. Answer is Warren Hastings. अगला देखते हैं. 16th question. Who moved historic objective resolution of December 13? मेरी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का शायद सेकंड सीरीज के अंदर मैंने आपको ये बात बताई है, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि जब पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, याद करो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. और 13 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके रेजोल्यूशन का हिस्सा था, जिसमें सारी बातें लिखी थी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, जिसको जनवरी में जाके यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी को. चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. Jawaharlal Nehru moved the objective resolution in the Constituent Assembly, which in the Constituent Assembly on 13th of December 1946. 2 दिन बाद, ठीक है. The resolution laid that the fundamentals and philosophy of the constitutional structure, the resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1946. The answer is your Jawaharlal Nehru. ठीक है. 17th. On which date India's Constituent Assembly adopted national flag? देखो ये डेट्स तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी फॉर्मूला भी देने की जरूरत है. आंसर इज 22nd of July 1947. ठीक है. आजादी से पहले, अब आजादी मिलने वाली झंडा लहराना पड़ेगा ना. आजादी कब मिली? अगस्त में मिली, ठीक है, 15th of August 1947 को. तो उससे पहले ही हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था, 1 महीना पहले अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, 22nd of July को, ऐसे याद रख लो. 22nd of July को एक्सेप्ट कर लिया था. किसने बनाया था? पिगले वेंके ने बनाया था. फ्रीडम फाइटर थे वो, साउथ अफ्रीका ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सेशंस डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने सेशन उन्होंने लिए? कितने टाइम में बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 11 महीने 18 दिन. तो 11 सेशंस लिए थे. ठीक है, 11 सेशंस में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट तैयार किया था उसका. ठीक है. The Constituent Assembly had taken total 11 sessions over the overdue course of 2 years, 11 months and 18 days. The constitution makers had gone through the constitution about 60 countries and to draft the constitution. ठीक है. अगला. The original constitution of India has included 14 languages in each schedule. Which of the following is the 15th language which is included on the schedule? आप देखो
मेरे पास इस क्वेश्चन के बाद बड़े सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम क्या हमें सारी लैंग्वेज याद करनी पड़ेंगी, कौन सी कब ऐड हुई? अरे यार 3 ही तो अमेंडमेंट है, सिर्फ 3 अमेंडमेंट, और तीनों अमेंडमेंट की रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस हैं। एक बार जरा देखो, पहला अमेंडमेंट आया था दिस 21st अमेंडमेंट जिससे सिंधी आई थी, उसके बाद 71st अमेंडमेंट आया जिससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आई, उसके बाद 96th अमेंडमेंट आया जिससे बोडो, डोगरी और मैथिली है। इतना ही तो याद करना है। 3 अमेंडमेंट हुए थे सिर्फ, ठीक है। 3 अमेंडमेंट से 14 लैंग्वेजेस से 22 लैंग्वेजेस बन गई। तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि सबसे उसके बाद कौन सी, ऑब्वियसली सिंधी आई, ठीक है, 21st अमेंडमेंट से। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से ले लेना, पूरा पूरा सॉल्यूशन है, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ जहां से, वो ऑलरेडी वहां पे गिवन है, वहां से पढ़ लेना अच्छे से। Who is the guardian of fundamental right of citizen of India? Article 32 फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226। तो कौन होगा गार्जियन? ऑब्वियसली कोर्ट्स, अनडाउटेडली। किसने किया पार्लियामेंट मार्क? हो ही नहीं सकता, जुडिशरी होगा आंसर, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद करो। The Constitution of India has assigned judiciary, that is the Supreme Court of India and High Courts, the responsibility of the protection of fundamental rights of the citizen of India, Article 32 and Article 226. Okay. DPSP of the state policy has been adopted of the Constitution of which country? कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आयरलैंड से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डीपीएसपी होता है क्या पता? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसे डायरेक्शंस होते हैं जो कि स्टेट को दिए जाते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना है। हालांकि वो जस्टिसेबल नहीं होते, अगर स्टेट नहीं भी करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि वेलफेयर करना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, सैनिटेशन रखना है, ये सारी चीजें रखनी है, एजुकेशन देनी है, ये सब कुछ अगर स्टेट नहीं भी करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937. The island has copied it from Spanish Constitution. They have covered from, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेकर 51 हिस्सा है। मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो डाला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज पे, आप वहां से देख सकते हो। आगे देखते हैं, which of the following are the merits of parliamentary form of government? कौन कौन से merits हैं? So पहला, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियसली दोनों में दोस्ती होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, वाइड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली मतलब कोई भी रिपीटेड गवर्नमेंट ना आए, हर बार इलेक्ट होकर आए। सो ऑब्वियसली द आंसर इज डी, ठीक है। आगे देखते हैं 23rd, ऑन विच कंट्रीज मॉडल इज इंडियाज फेडरल सिस्टम बेस्ड ऑन? कौन सी कंट्री के मॉडल पे इंडिया का फेडरल सिस्टम बेस्ड है? इसका आंसर कनाडा है। क्यों कनाडा? देखो कनाडा में क्वाजी फेडरल स्टेट है, कनाडा के अंदर सेंटर के पास ज्यादा पावर है, फेडरलिज्म तो है लेकिन सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर है, स्टेट्स तो बटी में डिवीजन ऑफ पावर्स है बट स्टिल सेंटर ओरिएंटेड है। सिमिलरली वी हैव द सेम सिस्टम, द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल and not on the American model. The Canadian model differs fundamentally from the American model that is established a very strong center. ठीक है, आगे देखते हैं। Who can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceeding when the offices of both speaker and deputy speaker fall vacant? मैंने आपको powers of president पढ़ाया है, उसके अंदर ये अच्छे से बताया था कि पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि अगर कुर्सी खाली है तो वो किसी को भी बोल सकता है लोकसभा में, चलो आओ बैठो जाओ, ठीक है। कौन बोलेगा? लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट बोल सकता है। प्रेसिडेंट में कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिसेस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वेकेंट। ही इज आल्सो एम्पावर्ड टू अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्य सभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिसेस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वेकेंट। सेम फॉर द राज्य सभा एंड सेम फॉर द लोक सभा। ही कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मॉडल ऑफ द लाइंस ऑफ व्हिच काइंड? किस कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट की चीज को हमने देख के फॉलो करा? ऑब्वियसली आंसर इज अमेरिका, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हु ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है कंट्री का? प्रेसिडेंट, एंड सेकंड ऑफिशियल कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री एंड इज रैंक्ड next to the president in the official warrant of presidents. His office is modeled on the lines of the American vice president. Who decide the salary and allowances of prime minister? पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, खुद ही पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कितने अलाउंसेस दिए जाएंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे। हालांकि
प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद ही, इसका मतलब है he is himself somewhere included in deciding his own salary. Okay, so the answer is parliament. The salary and allowances of the Prime Minister of India is determined by the Parliament time to time. He gets the same salary allowances that are payable to the Parliament of India, member of Parliament of India. Next, in which case the constitutional validity of First Amendment Act was questioned. आप याद करो, हमारे पास, मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाए थे, जब शेड्यूल पढ़ाए थे जब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 8 शेड्यूल थे, लेकिन अभी कितने हो गए, 12 हो गए। तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। 9th शेड्यूल कैसे ऐड हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 में, लैंड रिफॉर्म वाला। ये वही केस है, शंकरी प्रसाद केस था। शंकरी प्रसाद केस से फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, जिससे लैंड रिफॉर्म हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी को ही पहली बारी बोल रहे कि भैया ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या हम उसको क्लेम करने लगे थे पहली बार ही, ठीक है, 1951 में। तो कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था? कभी आपसे ये भी पूछ सकता है शंकरी प्रसाद केस से कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था, तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, क्योंकि पहले तो सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, फिर 9th शेड्यूल आया 1951 में। The question whether the fundamental right can be amended by the Parliament came into the consideration of Supreme Court within a year of the Constitution came into the court. 1950 में तो Constitution आया और 1951 में amendment की बात चालू हो गई। The constitutional validity of the First Amendment Act of 1951, which curtailed the right to property, was challenged under Shankari Prasad case of 1951. ठीक है, अगला देखते हैं। Which committee inquired into whether the parliamentary system should be continued or should be replaced by the presidential system? बड़ी बहस होती, खाली है लोग बड़ी बहस करते रहते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाए हुए बड़े दिन हो गए, चलो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चला देते हैं। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलाने के लिए कमेटी बिठा दी, चलो बताओ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिसने बोला था कि भैया पार्लियामेंट सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है। तो आपसे सिर्फ कमेटी का नाम पूछा, आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, 29th question, which of the following describe the British system of government as the प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट? उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे आप कह तो रहे हो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन है ये प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। जो लोग मोदी जी को जानते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम भी नहीं जानते होंगे। कभी वाइस प्रेसिडेंट को देखा या प्रेसिडेंट को देखा टीवी पे आते हुए? कभी देखा है कि उनके बैनर छपते हुए? तो वो कह रहे हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, यहाँ पे तो कुछ और है ही नहीं, सब कुछ है प्राइम मिनिस्टर ही है, भक्त तो सारे प्राइम मिनिस्टर के। ऐसा किसने कहा? मैं नहीं कह रही ऐसा किसी ने कहा, ऐसा कहा है मैकिन्टोश ने। ठीक है, वो ये कहते हैं पॉलिटिकल एनालिटिक्स लाइक क्रॉसमैन एंड मैकिन्टोश एंड अदर्स हैव डिस्क्राइब्ड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश सिस्टम हमने भी तो वहीं से लिया है ना। दिस होल्ड्स ट्रू इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू, as a prime minister's power, influence and position have increased significantly vis-a-vis the cabinet. ठीक है, किसने कहा? मैकिन्टोश ने। याद रख सकते हो आप नाम, these are the philosophers name. Last question, from which date the president of India holds the office of term of 5 years? 5 सालों का ऑफिस कब से चालू होता है प्रेसिडेंट का? जिस दिन से वो ऑफिस में आएगा तब से चालू होगा ना। इलेक्ट होकर बीमार पड़ गया बेचारा, 2 महीने घर पे रह गया, तो क्या बेचारे के 2 महीने चले जाएंगे 5 साल के? नहीं, जिस दिन से वो ऑफिस में आए उस दिन से चालू होगा, लॉजिकली, ऑब्वियसली। सो द आंसर इज द डे ही एंटर्स इनटू द ऑफिस। ओके, 56 सब क्लॉज 1 कहता है the day he enters into the office. Description, अगर आप find, अगर if you are just watching this video, पहले वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पीडीएफ है, वहां से ले लो। 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। कल का बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा आपको एक पीडीएफ मिल चुका है जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स मैंने दिए हैं। कल का जो क्विज होने वाला है वो आपको सिर्फ अभी तक जो पढ़ाया गया पिछले 10 दिनों में वहीं से ही पूछूंगी। सो रिलैक्स, ओके। दिस वाज वंडरफुल जर्नी। आपको पता भी नहीं चल रहा कि हम कितना कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड कि अभी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई है और अभी तक हम यहाँ तक भी पहुंच गए। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।